हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है, जिसका पेपर कोड आपका देख ले HUQ P09। इसे याद रखिएगा, आपके पेपर का यानी कि हिस्ट्री का पेपर कोड HUQ P09 है, जो कि आपको फॉर्म फिल करते समय भरना होगा। ठीक है, अपने पेपर कोड को याद रखिएगा, ये आपका पेपर कोड है। तो आज हम देखेंगे कि जो एनटीए द्वारा जो उसका ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है, यानी कि एनटीए ने अपना सिलेबस क्या जारी किया है हिस्ट्री का। तो पहले हम लोग देखेंगे, तो हिस्ट्री में एंशियंट, मॉडर्न और मिडवल हमें तीनों पढ़ना है, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट है। तो एंशियंट हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड हमें कहाँ से पढ़ना है, तो 10,000 BC से 1206 AD तक हमें पढ़ना है। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री में, यानी कि इसमें देखेंगे कि अर्ली मिडवल पीरियड को भी इंक्लूड कर दिया है। तो 10,000 BC यानी कि स्टोन एज से लेकर हमें, यानी कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत तक हमें पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री को, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो एनटी ने जो सिलेबस दिया है उसमें हम लोग देखेंगे स्टोन एज पढ़ना है आपको, जिसमें आपका पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है। ठीक है, ये तीन चीजें पढ़ना है, यानी कि पाषाण काल, जिसमें पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों आपको पढ़ना है। चालकोलिथिक यानी कि ताम पाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है। आर्यन एंड वैदिक वेज पढ़ना है, यानी कि वैदिक पीरियड और आर्य सभ्यता को पढ़ना है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को आपको पढ़ना है। स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि हम लोग देखेंगे कि वैदिक एज के बाद कैसे कैसे महाजनपद काल आता है, और महाजनपद काल के बाद देखेंगे कि आगे वैदिक एज में तो जनपद होता है, फिर उसके बाद जनपद से कैसे महाजनपद बनता है, महाजनपद से कैसे कैसे साम्राज्य, मगध जैसे इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार होता है और साम्राज्य स्थापित होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये सब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदा डायनेस्टी, ये लोग कैसे राइज होते हैं और कैसे इनके एम्पायर की स्थापना होती है, कौन कौन से शासक होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे एज ऑफ रिलीजन, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, सैविज्म, ये सब पढ़ना है। इसमें आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म ही दिया है एनटीए ने, लेकिन आप डिटेल से पढ़िएगा क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप बुद्धिज्म और शैविज्म और वैष्णविज्म भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए मौर्य एज दिया है, तो मॉडर्न एज को भी पढ़ना है, जिसके सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चर यानी कि सांस्कृतिक, इन तीनों चीजों को लेके चलना है। यानी कि मौर्य शासक को तो देखना है, उनके टाइम पीरियड की में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी चीजों को भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी कि मौर्य पीरियड के बाद जो कौन कौन से वंश आए उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें इंडो ग्रीक को हमें पढ़ना है, शक को पढ़ना है, कुषाण को पढ़ना है, वेस्टर्न क्षत्रपज को, क्षत्रप को पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया, ये तो हम लोग नॉर्थ को देख लिए, तो साउथ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, जिसमें खारवेल को पढ़ना है, शातवाहन पढ़ना है, तमिल संगम जो हुआ था सबसे इम्पोर्टेंट, तो तमिल संगम को पढ़ना है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, इकोनॉमी यानी कि आर्थिक व्यवस्था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखना है, गुप्ताज देखना है, गुप्त वंश के बारे में, वाकाटक, वर्धन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को, कल्चर को, ये पूरा हमें डिटेल से पढ़ना है। रिलीजन स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता इरा, यानी कि रीजनल है, ठीक है, रीजनल स्टेट यानी कि गुप्ता पीरियड में कुछ क्षेत्रीय राज्य भी थे, उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें कदम्ब हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्य, बादामी के चालुक्य, उनके राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है। लिटरेचर देखना है, यानी कि इनके टाइम पीरियड में लिखी हुई बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं के बारे में देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे गुप्ता पीरियड में आपका ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड सहवाज, यानी कि वैष्णव और शैव धर्म का कैसे ग्रोथ होता है, कैसे ये उभर के आते हैं, इनका उस टाइम कैसे महत्व होता है, ये सारी चीज देखेंगे। पाल वंश देखेंगे, सेन देखेंगे, राष्ट्रकूट, परमार और इनकी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आपका एंशिएंट हिस्ट्री में, और ये एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें ये सारी चीजें दे दिया है आपको। अगर डिटेल्स इसके बारे में जानना है तो अलग से एंशिएंट हिस्ट्री का उत्कर्ष सर के द्वारा सिलेबस डिस्कस किया गया, उन्होंने काफी डिटेल से सिलेबस को डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हिंदी में सिलेबस है, जिसमें आपको हमने बता दिया, आपको मैंने दोनों में डिस्क्राइब कर दिया था।
इसके बाद देखेंगे कि आपको हमने बताया कि जो एंशिएंट था उसमें अर्ली मिडवल को भी इंक्लूड कर दिया है। तो अर्ली मिडवल पीरियड में आपको 7 से 50, ठीक है, से 1206 तक पढ़ना है। ठीक है, मिडवल पीरियड जब तक शुरू हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे उत्तर भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास, यानी कि उत्तर भारत में कैसे राजनीति का विकास हुआ, यानी कि उत्तर भारत में देखेंगे 750 यानी कि 7वीं शताब्दी में कुछ राजपूत वंशों का उदय होता है। जब देखेंगे कि वर्धन डायनेस्टी समाप्त हो जाती है तो कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। तो उनके बारे में पढ़ना है, उत्तर और दक्षिण के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे राजपूतों का उदय, ठीक है, फिर देखेंगे चोल के बारे में जो कि दक्षिण में है, चोल प्रशासन, उनके प्रशासन के बारे में, ग्राम अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। फिर देखिए उनके टाइम पीरियड में कैसे सामंतवाद का उदय होता है। कृषि का हम लोग देखेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था का देखेंगे, कैसे अर्बनाइजेशन यानी कि देखेंगे शहरीकरण होता है, व्यापार और वाणिज्य, यानी कि राजपूत काल में उत्तर और दक्षिण दोनों में हम लोग देखेंगे उनके प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे वंश आएंगे जिसमें चोल, प्रतिहार, चालुक्य, परमार, तो ये सारी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपने अर्ली मिडवल पीरियड या फिर मिडवल का सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने सिलेबस अलग से डिस्कस किया है, आप मिडवल का सिलेबस देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसको मैंने काफी डिटेल से बताया है कि कौन कौन से वंश आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारा है मिडवल का सिलेबस, जिसका टाइम पीरियड आपका है 1206 से 1207 ईस्वी। ठीक है, मिडवल का सिलेबस है आपका, यहाँ पे हिंदी में, आपका यहाँ पे इंग्लिश में है। तो जिसमें आपको देखेंगे कि पढ़ना है कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, तो 1206 यानी कि गुलाम वंश से आपको कहाँ तक पढ़ना है, मुगल वंश के जो है कि देखेंगे लेटर, मतलब कि उत्तर मुगल काल के शुरू होने से पहले, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, मुगल वंश का शासक औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका मिडल यानी कि मध्यकालीन भारत का सिलेबस है, जिसका टाइम पीरियड आपका 1206 से 1707 में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की कैसे स्थापना होती है और इसके प्रमुख वंश, जिसमें कि मामलुक या फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें दो और वंश होते हैं दिल्ली सल्तनत में, वो है सैयद और लोधी। इसके बारे में जो है कि जिक्र नहीं किया है एनटीए ने, जबकि इसका जिक्र किया जाना चाहिए, क्योंकि लोधी वंश के पतन के बाद ही मुगल वंश की स्थापना होती है। तो जब तक इनके बारे में हम नहीं जानेंगे, यानी कि इनकी कैसे पतन हुई और मुगलों का कैसे उदय हुआ, तो फिर थोड़ा सा हम लोगों को चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है। तो जब लेक्चर होगा इन दोनों को भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में भले नहीं है। ठीक, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कैसा था, इनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था, एकता व्यवस्था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि कला और इनकी स्थापत्य कला कैसी थी, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए इसी टाइम पीरियड में जो है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, तुगलक वंश के टाइम पीरियड में दो राजवंशों का उदय होता है दक्षिण में, विजयनगर और बहमनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है, विजयनगर बहमनी के बारे में देखेंगे, इनके सोशल इकोनॉमिक कैसे ये राइज हुए, उनके प्रशासन के बारे में। ठीक, इसी टाइम पीरियड में देखेंगे, जैसे हम लोग एंशियंट में देखें रिलीजियस मूवमेंट का, वैसे हम लोग देखेंगे तो इसमें मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि कुछ जो है कि रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित कुछ रचनाएं जैसे पर्शियन लिटरेचर और भी बहुत सारे इन्होंने लिटरेचर लिखे, उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, लोधी वंश के पतन के बाद कैसे मुगल वंश की स्थापना होती है, कौन कौन से मुगल शासक शासन करते हैं, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी होती है, सामाजिक व्यवस्था कैसी रहती है पीरियड पे, राजनीतिक और साहित्यिक। ठीक है, सब चीजें हम लोग डिटेल से देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और लिटरेचर डिटेल से पढ़ना है। फिर हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि देखेंगे कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक कैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार होता है और कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके टाइम पीरियड में होती है, ये मिडल में हमें देखना है। इसी टाइम पीरियड में देखेंगे मुगल में, तो हुमायूं के, मुगल शासक हुमायूं के बाद एक डायनेस्टी की स्थापना होती है, सूर डायनेस्टी, जिसमें एक प्रमुख शासक है शेरशाह सूरी, और इसके बाद भी दो तीन शासक हैं। तो हमें डिटेल में शेरशाह सूरी को पढ़ना है, इसे भी देखेंगे, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन
बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि 1707 में, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे जो है कि मुगल वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आपका मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस का। और अगर आपको डिटेल से देखना है तो मैंने अलग से जो है कि मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। दूसरा हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, जिसका टाइम पीरियड 1707 से 1947 है। तो इसे हमें पढ़ना है, यानी कि देखेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और वहां से लेकर, यानी कि उत्तर मुगल काल से लेकर भारत की आज़ादी तक हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी, यानी कि आधुनिक इतिहास लेखन। ठीक है, आधुनिक इतिहास लेखन किस विचारधारा, किस दृष्टिकोण से लिखा गया है, कौन कौन सी विचारधाराएं पनपी थी, कौन से प्रमुख इतिहासकार थे, उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कॉलोनिज्म इन इंडिया, यानी कि कैसे उपनिवेशवाद, यानी कि भारतीय विदेशी आके हमारे साम्राज्य को हड़पते हैं, हमारे साम्राज्य पे कब्जा करते हैं, यानी भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आती हैं, कौन कौन से यूरोपीय लोग आते हैं, क्या उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके टाइम पीरियड में होती हैं, ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। इस पर हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश जो है कि भारत में अपना विस्तार करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद देखेंगे। सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, उन्होंने आकर क्या सोच रहे, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किए थे, या फिर इस टाइम पीरियड में क्या सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हुए थे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश जो है कि जब यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते, सुदृढ़ कर लेते हैं, तो कैसे अपने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारी नीतियां लाती हैं, जिनमें बहुत सारे एक्ट आते हैं। तो उन एक्ट के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इन एक्ट में हम लोग देखेंगे 1773, 1783, 84, 1393, ऐसे बहुत सारे, 1813, 1833, ये सब बहुत सारे एक्ट लाते हैं। तो इन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैंने डिटेल से, जो मैंने अलग से मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया है आपके साथ, तो उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया है क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट इम्पैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड, यानी कि हम लोग देखेंगे कि इन्होंने अलग अलग तरह के रेवेन्यू सिस्टम के लिए अलग अलग तरह की इन्होंने सेटलमेंट लाए थे। तो जिसमें देखेंगे स्थानीय बंदोबस्त, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारे लाते थे, उनके बारे में देखेंगे। और इसमें आर्थिक प्रभाव क्या हुए, इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़े, सोशल एंड रिलीजियस पे क्या प्रभाव पड़े, और सोशल और रिलीजियस जो है कि जो मूवमेंट थे वो किनके द्वारा लाए गए, और ब्रिटिश का क्या उसमें योगदान था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग कुछ व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फूले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे आता है, मास मूवमेंट कैसे उभर के आता है भारत में, किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, किन टाइम पीरियड में होता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। मास मूवमेंट यानी कि बहुत सारे स्थानीय लोगों द्वारा भी विद्रोह किया जाता है, जनजातीय विद्रोह होते हैं, किसान विद्रोह होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें। ब्रिटिश रूल के टाइम में ये सारी चीजें होती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी 1885 में स्थापना हुई थी, उसका क्या योगदान रहता है भारत की स्वतंत्रता में, और इसके बहुत सारे जो है कि अधिवेशन हुए, उनके बारे में पढ़ना है हमें। गांधी मूवमेंट, यानी कि जब गांधी जी आते हैं 1915 में, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन चलाते हैं, उनके बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है। संवैधानिक विकास कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि देखेंगे कि संविधान के 1707 से 1947 के टाइम पीरियड में जो आज हमारा संविधान है, वो कैसे धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में वो बनता है और आज इतने बड़ा रूप लिया है, तो इसका देखेंगे। ठीक है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कौन कौन से संघर्ष झेलने पड़ते हैं, कौन कौन से आंदोलन होते हैं, किन लोगों ने बलिदान दिया है स्वतंत्रता के लिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यूरोपियन हिस्ट्री। इसी टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी, यानी कि फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन एंड रशियन रिवोल्यूशन। इसे डिटेल से पढ़ना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। कौन सी युद्ध हुई थी, कौन सी संधियाँ हुई थी, कौन से इंपरर थे, इनके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि 1913-14 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, और 42 तक जो चला था सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है। तो ये हमारा एक सिलेबस था, ये हिंदी में है आपका। तो ये पूरा हमारा जो एनटी का ऑफिशियल सिलेबस है, उसके बारे में हमने चर्चा की कि ये पूरा जो है एनटी ने हूबहू यही
सिलेबस आपको अपने साइट पे दिया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो एनटीए की साइट पे भी जाके देख सकते हैं, यही सिलेबस है। और अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहेंगे सिलेबस को, तो इसका अलग अलग से, यानी कि एंशिएंट का अलग से उत्कर्ष सर के द्वारा सिलेबस डिस्कस किया गया है, मिडवल और मॉडर्न का मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। तो आप उसे देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये आपका सिलेबस था। तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपसे सीयूटी पीजी से या फिर और भी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको मिल सके टाइम पे, और आप जान सके और पीछे ना रह जाए कहीं। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो सिलेबस से लेकर या फिर हमारे ऐप से रिलेटेड क्लास के बारे में, फ्री क्लास जो हम बीएचयू वाले चला रहे हैं, प्रारंभ बैच से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो, तो आप इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।